ऑपरेशन सिंदूर, इस पूरे ऑपरेशन की रचना कैसे हुई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इंस्ट्रक्टिव कि जो हमारा खुफिया तंत्र है वो काम कैसे करता है। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि मुझे यह पता है कि खुफिया तंत्र काम कैसे करता है, ऐसे कई लोग हैं सोशल मीडिया पे जो कहते हैं हमें पता किसी को भी नहीं है। और सबसे पहले मैं कहूंगा कि मुझे नहीं पता। वो तो कल जब मैंने सुना तब मुझे 2-3 चीजें जिसको कहते हैं ना कि क्लियर हो गई या उनका एहसास हो गया। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, बात यह हुई कि पहलगाम पे अटैक हुआ जब, तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ही वॉज इन सऊदी अरेबिया, वो सऊदी अरब में थे। और पता यह लगा कि पहली मीटिंग ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में कर चुके थे और सऊदी अरेबिया की जमीन पे यह फैसला हो चुका था, एब्सोल्युटली यह फैसला हो चुका था कि हमें पाकिस्तान को जवाब देना है। भारत का वेट नहीं करा, सऊदी अरब में फैसला हो चुका था कि अब पाकिस्तान के जरा 2-4 दांत तोड़ने पड़ेंगे, ऐसे प्यार मोहब्बत से मानने वाला देश है नहीं। तो साहब वहां पे मीटिंग हुई और वहां पे मीटिंग में कौन थे? 3 लोग थे वहां पे, प्रधानमंत्री मोदी, अपने एनएसए साहब अजीत डोभाल साहब और डॉक्टर एस जयशंकर। ये 3 लोग थे जो वहां पे थे और इन्होंने सऊदी अरब में ही पहली मीटिंग करी। प्लेन पकड़ के वापस आई, जहाज में वापस भारत आए और यहां पे विक्रम मिस्री जी थे फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने रिसीव करा। और अलग अलग गाड़ियों में नहीं गए, जैसे प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी में जाते हैं, कोई अपनी गाड़ी में जाते हैं, सब लोग कि सबकी अलग अलग कार्स होती हैं। इनको बोला कि तुम मेरी गाड़ी में आ जाओ, ये इनकी गाड़ी में बैठ गए इनके साथ। और इनकी गाड़ी में बैठने के बाद वहां से दोस्तों शुरू होती है स्टोरी ऑपरेशन सिंदूर की। पूरी दुनिया को दिखाने के लिए प्रधानमंत्री निवास पे 7 लोक कल्याण मार्ग में मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। मीडिया वहां पे खड़ा हुआ है और मीडिया वहां पे खड़ा होकर कैमरा लगा के मीडिया ये बता रहा है कि साहब ये मीटिंग हो रही है और ऐसी मीटिंग हो रही है और वैसी मीटिंग हो रही है। अभी डॉक्टर एस जयशंकर अंदर गए हैं और अभी अपने राजनाथ सिंह जी अंदर गए हैं और अभी अमित शाह जी अंदर गए हैं और अभी डोभाल साहब अंदर गए हैं। ये सारी की सारी बात हो रही है और हम सब लोग टीवी देख रहे हैं और हम कह रहे हैं यार अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर कुछ हो क्यों नहीं रहा। दोस्तों ये भी एक डिसेप्शन का एक बहुत बड़ा एक मास्टर प्लान था, यानी कि भेद का। मैं छल नहीं कहूंगा इसको, मैं इसको भेद कहूंगा। साम दाम दंड और भेद कहते हैं ना, ये भेद का एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान था। असली में 40 से ज्यादा मीटिंग हुई और वो मीटिंग हुई एक सेफ हाउस में। ये सेफ हाउस में मीटिंग हुई थी। जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, लेकिन तुम्हें चुन चुन के ठोकेंगे। The strikes, which lasted from 1:05 to 1:30 a.m. on 7th May, were carried out jointly by the Indian Army, Navy and Air Force under code name Operation Sindoor. दोस्तों, अभी तक आपने सिर्फ इसमें भूमिका इंडियन एयरफोर्स की ही सुनी है कि हमारे जहाज गए और ये 8, 10, 15 जितने भी टारगेट थे, मैं पूरी डिटेल बताऊंगा आपको, कौन कौन से टारगेट कहां कहां थे, किसको मारा, क्या करा। वीडियोज आप सुबह से देख रहे हैं, सुबह से देख रहे हैं आप वीडियो। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, अभी तक इस ऑपरेशन के बारे में मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हमें 10% भी नहीं पता। वी डोंट नो 10% ऑफ व्हाट हैज हैपेंड। यह सरकार धीरे धीरे आपको बताएगी। अब देखिए छोटी सी बात है, आपने बोला कि साहब इंडियन आर्मी ने भी करा, नेवी ने भी करा, एयरफोर्स ने भी करा। मैं पूछना चाहता हूं कि एयरफोर्स ने करा, यह तो हमें पता लग गया। इंडियन नेवी ने क्या करा, इंडियन आर्मी ने क्या करा? कुछ दिन पहले मैं आपको यही बात कह रहा था, आईएनएस विक्रांत कहीं ना कहीं अरेबियन सी में है। और जब आईएनएस विक्रांत चलता है तो भाई साहब अकेले नहीं चलता, सबमरीन भी होती हैं, फ्रिगेट भी होती हैं, मिसाइल बोट भी होती है, डिस्ट्रॉयर भी होते हैं, एयरक्राफ्ट भी हैं, शिप्स भी हैं, दुनिया भर का तामझाम है यार ड्रोन श्रोन के साथ। ऐसी मजाक है। अब बाद में पता लगेगा इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि विक्रांत से जहाज उड़े और ठोक दिया। यह भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा है हुआ है, मैं कह रहा हूं पॉसिबल है, क्योंकि ये कह रहे हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों इन्वॉल्व थे इस ऑपरेशन में। ट्राई सर्विसेज को ऑपरेशन हुआ है, ये पहली बार हुआ 1971 के बाद। अब मैं और आपको डिटेल्स बताऊंगा दोस्तों। कर्नल सोफिया कुरैशी कहती हैं द ऑपरेशन सिंदूर टारगेट्स इंक्लूडेड मरकज तैयबा मुरीद के इन पाकिस्तान वेयर अजमल कसाब, जहां पे अजमल कसाब जो 26/11 का मेन टेररिस्ट था, one of the terrorists behind Mumbai attacks that left 166 people dead in 2008, and David Headley, ये जो जेल में पड़ा है अमेरिका के, द मास्टरमाइंड ऑफ द अटैक्स टुक ट्रेनिंग। जहां पे डेविड हेडली ने ट्रेनिंग ली, जहां पे अजमल कसाब ने ट्रेनिंग ली, उसका नाम है मरकज तैयबा मुरीद के। मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। वो जो बिल्डिंग थी जहां पे ये लोग ट्रेनिंग ले रहे थे कि भारत में भारतवासियों की किस तरीके से हत्या करेंगे, आज वहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ मलबा है और जेसीबी से लाशें उठाई जा रही हैं दोस्तों, जेसीबी से। बड़े
एम्बुलेंस कम पड़ गई वहां पे, एम्बुलेंस कम पड़ गई है, चुन चुन के ठोका है, चुन चुन के इंडियन एयरफोर्स ने ठोका है। इसमें फौज का किरदार है, यानी कि इंडियन आर्मी का क्या किरदार है और इंडियन नेवी ने क्या काम करा है, यह हमें धीरे धीरे पता लगेगा। जैसे मैंने आपको बोला, हमें अभी 10% नहीं पता इस मामले में, 10% नहीं पता जो मीडिया दिखा रहा है। अब तो परतें खुलेंगी, जैसे प्याज की परतें होती हैं, धीरे धीरे खुलेंगी। दोस्तों, सरकारी ब्रीफिंग में हमें यह पता लगा कि ये 21 टारगेट हैं, ये कैंप्स हैं। एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सवाई नाला, सैयदना बिलाल, मस्कर ए अक्सा, चेलाबंदी, अब्दुल्ला बिन मसूद, दुलाई, गड़ी हबीबुल्ला, बदरासी, बालाकोट, ओगी, बोई, सेंसा, गुलपुर, कोटली, बराली, टुंगी, बरनाला, महमूना जोया, सरजल, मुरीद के और बहावलपुर। ये पॉइंट 20 और पॉइंट 21 बहुत जरूरी है भाई साहब, ये देखना जरा, इनकी स्टोरी अलग से सुनाऊंगा मैं। ये देखिए साहब, ये आप देख सकते हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये जो पिंक लाइन है, ये डिनोट करती है लाइन ऑफ कंट्रोल। दिस इज POJK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर, जो POK भी हम बोलते हैं, POJK भी बोलते हैं। ये सारे के सारे कैंप्स आप देख रहे हैं यहां पे। ये देखिए साहब, ये पूरा इलाका, ये तो POK में है। लेकिन भाई साहब, ये लाहौर के बगल में क्या है? ये सारे कैंप्स कौन से हैं जो रेड डॉट्स है? ये क्या हो गया दोस्तों? आज तक चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक थी या बालाकोट था, भारत ने पार करा था लाइन ऑफ कंट्रोल। इस बार भारत ने पार कर दिया इंटरनेशनल बॉर्डर। और अगर पाकिस्तान ये कहता है कि एक्ट ऑफ वॉर है, तो मैं कहता हूं एक्ट ऑफ वॉर है, कर दिया। अब तुम्हारी बारी है। और जनरल आसिम मुनीर, तुम्हें खुला चैलेंज है यार, तुम करो ना, कुछ तो करो। हिंदू इतने मरेंगे कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी अंतिम संस्कार के लिए। बाबरी मस्जिद की पहली ईंट एक आम सिपाही रखेगा और पहला आजान देगा आसिम मुनीर सिपा सालार। क्यों? इतने न्यूक्लियर बम मारेंगे कि पुष्ट दर पुष्ट भारत की मिट्टी में कुछ नहीं उगेगा। अब कुछ करने का वक्त है। डायलॉग तुमने मार लिया, डायलॉग तुमने मार लिया आसिम मुनीर, तुम्हारे मंत्री संतरी ने डायलॉग मार लिया। अब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें रिस्पॉन्ड करना है। और मैं आज भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आसिम मुनीर हमारे मिलिट्री टारगेट्स पर हमला करे। ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, मिलिट्री टारगेट्स ओनली। आप मिलिट्री टारगेट्स में हमला करो। आप हमारे डैम में, बगलियार ने पानी रोका, बुरा लगा, बम मारो। किशन गंगा प्रोजेक्ट भी पानी रोकने वाला है, नीलम झेलम सूखने वाला है, बम मारो। एक मिसाइल मारो, पाओ पाओ किलो के बम मारो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं पाकिस्तान को क्यों कह रहा हूं कि तुम हमें अटैक करो? दोस्तों, मैं इसलिए पाकिस्तान को कह रहा हूं अटैक करो, क्योंकि जब पाकिस्तान अटैक करेगा तो फिर भारत को पूरा का पूरा एक एक्सक्यूज मिल जाएगा पाकिस्तान का कीमा बनाने का। आपने ट्वीट देखा? ट्वीट में साफ साफ भारत ने क्या बोला है? भारत ने बोला है कि जो हमने रिस्पॉन्ड करा पहलगाम के टेरर एक्ट के खिलाफ, जो हमने रिस्पॉन्स करा पाकिस्तान से, वो नॉन एस्केलेटरी था। यानी कि हम नहीं चाहते एस्केलेशन हो, हमने सिर्फ टेररिस्ट को चुन चुन के मारा है और हमने मिलिट्री टारगेट्स नहीं लिए। यह भारत ने बोला है। अब दोस्तों, बात यह है कि पाकिस्तान, भारत के अंदर तो टेररिस्ट कैंप है नहीं, तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई क्या तालाब में मार देगा मिसाइल, रेत के टीले में मार देगा? नहीं, उसको कहीं ना कहीं तो मारना पड़ेगा। इसलिए मैं पाकिस्तान से कह रहा हूं आसिम मुनीर, तुम मारो यार, तुम मारो, मिलिट्री टारगेट पे मारो। डिव हेडक्वार्टर है, कोर हेडक्वार्टर है, कहीं मारो। हमें भी मौका लगे यार। मैंने पूरी लड़ाई कभी नहीं देखी, पूरी लड़ाई जैसे 71 की हुई थी ना। कारगिल तो एक इलाके की लड़ाई है, थी वो भी बड़ी भयानक, लेकिन वो एक इलाके की लड़ाई थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा यार। मेरे पैदा होने से पहले 1971 की लड़ाई थी। मैं दोबारा देखना चाहता हूं कि जंग होती कैसे, जरा मुझे भी पता लगे यार, हमारी इस जनरेशन को भी पता लगे कि जब युद्ध होता है तो कैसे होता है, और जब पाकिस्तान का विभाजन होता है वो विभाजन कैसे होता है। पिछली बार बांग्लादेश बनाया था, इस बार बलूचिस्तान बनाएंगे। दोस्तों, भारत के NSA अजीत डोभाल साहब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास गए उनके 62nd कॉन्वोकेशन के लिए, और ये बात है 11 जुलाई यानी कि कल की। और वहां पे बोलते हुए उन्होंने 2-3 बातें रखी। वो बातें भी रखूंगा, फिर अपनी बात रखूंगा आपके सामने कि आप समझ जाएं कि मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, मैं किस कॉन्टेक्स्ट में ये सब बातें कर रहा हूं। उन्होंने ये बोला, और ये सब चीज़ें आप टेलीविजन पे देख चुके हैं बाय द वे, तो ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। कल से चल रहा है, पिछले 24 घंटे से, कि ये हो गया, ऐसा बोला उन्होंने, ये बोला वगैरह।
तो इसेंशियली उन्होंने ये बोला कि हमने पाकिस्तान को बड़ा डैमेज करा था ऑपरेशन सिंदूर में। फिर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ने यहां पे एक शीशा नहीं तोड़ा खिड़की का, नॉट अ पेन ऑफ ग्लास वॉज ब्रोकन इनसाइड इंडिया। और फिर उन्होंने चैलेंज करा कि भाई अगर तुमने कांच का शीशा तोड़ा है तो उसका प्रूफ दे दो हमें, कोई फोटोग्राफ, कोई सबूत होगा आपके पास। और फिर फॉरेन मीडिया को उन्होंने ये बोला कि देखिए आप लोग जो स्टोरीज चला रहे हैं वो गलत है। अच्छा, ये सारी की सारी बातें जो एनएसए साहब ने बोली, सारी की सारी बड़ी एप्ट है, और मैं चाह रहा था कि कोई ना कोई आता और ये सब चीजें बोलता, जिस तरीके से फॉरेन मीडिया ने एक स्लांटेड नैरेटिव दिया। ठीक है, अब दोस्तों इसमें दो बातें हैं, एक तो पाकिस्तान की, एक मीडिया की है। देखिए, पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता सच और झूठ से, वो झूठ में पली हुई कौम है। तो चाहे भारत के एनएसए हों, भारत के प्रधानमंत्री हों, भारत के डिफेंस मिनिस्टर हों, होम मिनिस्टर हों, कोई भी हो, ऊपर से खुदा आ जाए, पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ढीठ कौम है, ये हराम का खाने वाली कौम है, ये झूठ में सनी पली कौम है, और इस कौम को आप जो चूरन इसके आका खिला देते हैं वो चूरन खा लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ये कहते हैं कि हम इस्लाम के किले हैं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान इस्लाम का किला है और न्यूक्लियर पावर है, फलाना ढिमका। लेकिन जब आप किसी भी पाकिस्तानी से ये बोलें कि साहब चीन जो है वो मुसलमानों पे अत्याचार कर रहा है, मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, पाकिस्तानी कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे हैं, पाकिस्तानी जिसने पैसा दे दिया वो इनका मालिक है। एक तो ये बात है। अब मैं मीडिया की बात करना चाहता हूं जो कि ज्यादा जरूरी है इस कॉन्टेक्स्ट में जो एनएसए साहब ने बात करी है। देखिए साहब, मीडिया को मैनेज करना आना चाहिए, और मुझे लगता है कि भारत मीडिया मैनेजमेंट पे थोड़ा सा कमजोर है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वॉरफेयर का वो काइनेटिक है, और ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है, हमें माननी पड़ेगी। जब तक हम कमजोरी को पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं करेंगे उसमें हमारी तरक्की नहीं हो सकती। हमारा जो टोटल वर्ल्ड व्यू है, सोचने का तरीका है, वो हाईली काइनेटिक है। और मुझे लगता है कि एनएसए साहब को और प्रधानमंत्री जी को भी इस बात ने परेशान तो जरूर किया होगा। अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, मीडिया को किस तरीके से संभालना है, मीडिया को किस तरीके से आपको घुमाना है, आजकल की दुनिया में यही चलता है। 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी है, 3 वॉरफेयर डॉक्ट्रीन है चाइना की। ये 3 वॉरफेयर डॉक्ट्रीन है क्या? मैंने एक बार बहुत पहले बताया था, 2-3 साल पहले, आज मैं फिर रिपीट करता हूं। चाइना ने बहुत पहले डिसाइड करा कि सिर्फ मिसाइल, बम, पटाखे, गोली, सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर 5th जनरेशन ये काफी नहीं है आज की लड़ाई में। ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। आपको आजकल की लड़ाई में और चीजें करनी है। 3 वॉरफेयर हैं कौन से? नंबर 1 साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, दिमाग पे चोट पहुंचाना। नंबर 2 मीडिया वॉरफेयर, यानी कि मीडिया को किस तरीके से मैनिपुलेट करना। नंबर 3 लीगल वॉरफेयर,